हेलो दोस्तों। तो आप लोगों ने जो है रिवाइटल का ऐड जरूर देखा होगा जो सलमान खान करते थे। और मेनली वो दवाई क्या करती थी कि अगर आप उसको लेते हो तो आपका जो स्टेमिना कम हो गया है या आपकी इम्यूनिटी जो डाउन हो गई है वो बढ़ जाएगी और आपको थोड़ा सा ताकतवर जैसा फील होगा। तो इसी तरह के ना कुछ हमारे देसी प्रोडक्ट भी आते हैं जो हमारे प्लांट्स वगैरह से बनते हैं। और वो प्रोडक्ट मेनली क्या करेंगे, अगर आप उनको खाते पीते हो तो आपकी जो हेल्थ है, यानी कि जो आपकी हेल्थ है, स्टेमिना है, इम्यूनिटी है, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो जो हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं प्रोडक्ट यानी कि न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में बहुत ही इन डेप्थ और डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो हमारा सब्जेक्ट रहा था हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर, और ये हमारी उसके यूनिट सेकंड का पार्ट 1 है। और इसमें हम जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स को कंप्लीटली कवर करेंगे, यानी कि जो भी हमारा पूरा सिलेबस आपको दिख रहा होगा काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, ये सारा का सारा हम आज इस एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इसके बाद हमारी यूनिट सेकंड में एक हर्ब ड्रग इंटरेक्शन वाला टॉपिक रह जाएगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब उस वाले चैप्टर को भी कंप्लीटली कवर करेंगे। तो अब हम यहाँ पे अगर बात करें पूरे न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसका जो नाम है ना, इसी नाम से आप समझो। ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हमारा वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक हमारा आता है न्यूट्रा और एक हमारा आता है स्यूटिकल्स। अब जो न्यूट्रा वर्ड है उसका मतलब होता है न्यूट्रिशंस, और जो न्यूट्रिशंस आप लोग जानते होंगे, जैसे आपकी बॉडी है तो बॉडी को जिंदा रहने के लिए हम खाना पीना खाते हैं, और जो खाना पीना हमारे जो फूड है, रोटी वगैरह है, उससे हमको न्यूट्रिशेंट ही मिलते हैं। और न्यूट्रिशेंट हमारे मेनली क्या होते हैं, जो हमारे जैसे मान लो विटामिन्स हो गया जो आप लोग नॉर्मली खाते हो, प्रोटीन्स हो गए, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए जिससे हमारी ग्लूकोज बनता है और एनर्जी एटीपी बनती है। तो ये सारे के सारे जो हमारे हैं वो न्यूट्रिशेंट ही कहलाते हैं। और ये सारे न्यूट्रिशेंट हमको मतलब रोटी वगैरह जो खाना खाते हो उसी से आपको मिलते हैं, यानी कि नॉर्मली आपकी डाइट वगैरह से मिल जाते हैं। तो ये हमारे न्यूट्रिशेंट हो गए। और जो स्यूटिकल्स वर्ड होते हैं इसका मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट। और स्यूटिकल्स आप लोग वही फार्मास्यूटिक्स वगैरह आपने पढ़ी है और आप लोग जो है भाई फार्मेसी से रिलेटेड हो, तो जो स्यूटिकल्स है उसका मतलब आप जानते हो कि यहाँ नॉर्मली हमारी किसी भी मेडिसिन या ड्रग्स के बारे में बात हो रही होती है। तो अब मैं अगर आपको पूरा कंसेप्ट बताऊं कि ये न्यूट्रास्यूटिकल्स एक्चुअल में करता क्या है, तो इसको थोड़ा इस कहानी से समझने की कोशिश करो। अब जैसे मान लो कि नॉर्मली हम लोग हैं भाई, और आपको बताया कि आजकल इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, खाना पीना, और आजकल इतना ज़्यादा मिलावटी सब हो गया है कि भाई वो ताकत बॉडी में नहीं रही है, उतनी हेल्थ हमारी स्ट्रांग नहीं रहती है। भाई हो ही जाता है भाई, इतनी ज़्यादा हेल्थ स्ट्रांग नहीं होती है। बाकी आप लोग रीज़न जानते हो क्यों भाई इतने स्ट्रांग आजकल आप नहीं रहते हो। तो यहाँ पर मेनली क्या होता है कि ये कंसेप्ट लगाया गया कि अगर आप जो नॉर्मल खाना पीना खाते हो, क्योंकि भाई आपको बताया कि मान लो कोई हमारे ड्रग्स है, यानी कि कोई हमारी दवाई है जो केमिकल वाली है, और अगर आप उनका यूज़ करते हो अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने आप को मतलब ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, तो आपको बताया कि जो ड्रग्स होता है वो अल्टीमेटली, यानी कि अगर आप लॉन्ग टाइम तक खाते हो आपकी बॉडी में जाके नुकसान करेगा और आपकी कैपेबिलिटी को कम कर देगा। यानी कि अगर कल को आपको रियलिटी में ड्रग की ज़रूरत पड़ेगी तो वो ड्रग आपका काम नहीं करेगा, आपकी बॉडी में एक तरह से टॉलरेंस क्रिएट हो जाती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ट्राई करते हैं कि जो हम नॉर्मली खाना खाते हैं, यानी कि आपका जो फूड मटेरियल है, आप रोटी वगैरह खा रहे हो, इसी तरह का अगर हम कुछ सब्सटेंस आपको ऐसा दें जो आपकी बॉडी में जाके क्या करे, आपको एक तो हेल्थ बेनिफिट दे, यानी कि जो कोई आपकी बॉडी है वो हेल्थ है वो आपकी स्वस्थ रहे। उसके बाद प्रमोशन ऑफ हेल्थ, यानी कि आप पहले से ज़्यादा अच्छा फील करो, एकदम उठो जैसे ही जाके एकदम ऐसा लगे भाई मुझसे ज़्यादा ताकतवर तो कोई है ही नहीं, और सुबह सुबह उठते ही आज तो भाई सारे ही काम कर दूंगा। और थर्ड पॉइंट क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी कोई मान लो बीमारी है या कोई बॉडी में कमी है, डिसीज़ है, तो एक तो उसको प्रिवेंट करेंगे होने से, दूसरा उसको ट्रीट भी कर सके। तो ये वाला कंसेप्ट जब आया कि अगर हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे नॉर्मली फूड है या जो हमारे न्यूट्रिशंस है हम इनका यूज़ करके कुछ इस तरह के मेडिकल सब्सटेंस बना सकते हैं। अगर हम उनका यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में वो तीन फायदे करेंगे। एक, हमारी हेल्थ को बेनिफिट देंगे, उसके बाद हमारी हेल्थ को प्रमोट करेंगे, यानी कि और ज़्यादा अच्छी बनाएंगे, स्टेमिना बढ़ाएंगे, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, और लास्ट में अगर कोई बीमारी या डिसीज़ है उसको भी ये प्रिवेंट और ठीक करने का दावा रखते हो। तो इसी से हमारे बनकर आते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो यानी कि सिंपली हम बोलेंगे तो न्यूट्रास्यूटिकल्स हमारे वो दवाइयां हैं जो नॉर्मली हमारे प्लांट बेस्ड है, यानी कि हमारे जो नॉर्मली वेजिटेबल्स वगैरह होती है, सब्जियां हो गई या कोई प्लांट्स वगैरह है, उन्हीं से मिलकर बने हुए हैं। और उनसे मिलने के बाद ये हमारी बॉडी में जब हम इनका यूज़ करते हैं तो एक तो इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं होता, तो हमारी बॉडी में जाके कोई नुकसान नहीं करेंगे। दूसरा, हमारी बॉडी में जाके भाई हेल्थ प्रमोशन करेंगे, हेल्थ बेनिफिट करेंगे, और दवा जो ट्रीटमेंट बीमारियाँ हैं उनसे लड़ने में भी हमारी हेल्प करेंगे। अब मैं आपको जब इसके एग्जाम्पल बताऊंगा आप सारी की सारी कहानी समझ जाओगे। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आप समझो जैसे जिंजर है हमारी, तो अदरक। अब देखो अदरक हमारी खांसी के लिए बहुत मतलब बेस्ट होती है, और अदरक से बहुत सारी दवाई बनाई जाती है। तो अब अगर मान लो कि मैं अदरक का यूज़ करके कोई इस तरह की कोई मान लो टैबलेट बना देता हूँ, और इस टैबलेट अगर मैं आपको देता हूँ तो भाई आपको बताए कि अगर अदरक से बनी है तो कोई नुकसान तो करेगी नहीं, और आपकी खांसी को भी ठीक कर सकती है। और इनका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अभी का क्या है, आयुर्वेदिक। यानी कि जो आयुर्वेदिक वाली दवाइयाँ हैं वो सारी की सारी हमारी न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर आ जाती हैं। और जो पतंजलि
पतंजलि वगैरह और आयुष डिपार्टमेंट है, तो इन्होंने इसको ज़्यादा प्रमोट कर रखा है। तो पहले इनका चलन इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और अगर आप लोगों ने स्पायरुलिना टैबलेट के बारे में सुना होगा, तो ये रिवाइटल का ही दूसरा भाई समझ लो, जो हमारा एक प्लांट वेस्ट में आ जाता है, यानी कि जो हमारे समुद्र वगैरह में जो कवक वगैरह होती है ना, उनसे निकाल के ये बनाई जाती है स्पायरुलिना, और जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, बॉडी को स्ट्रांग बनाए रखती है। बाकी अश्वगंधा के बारे में आपने सुना होगा। और जब अभी कोरोना वायरस चला था, तो गिलोय आप लोगों ने सुना होगा, तो गिलोय से मिला के एक मतलब काढ़ा बनाओ जो आपके कोरोना के वायरस को ठीक करेगा, और जो बहुत ज़्यादा मतलब बताया भी था रामदेव बाबा वगैरह ने। तो ये सब आप समझ रहे हो कि ये कुछ मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो केमिकल नहीं है, लेकिन ये हमारे खाने पीने की चीज़ों से ही बने हैं, और हमारी बॉडी में हेल्थ बेनिफिट्स कर रहे हैं, और डिसीज़ में भी हमारी हेल्प करते हैं। तो आई होप आपको अब जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब आपको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन कमेंट्स में लिख के बताओ। और देखो, जो कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसको एक बार लिखा जरूर करो। इससे क्या होता है ना, आपको वो रिवाइज हो जाएगा और आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। अब हम अगर बात करें कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको इस वाली वीडियो में या इस वाले चैप्टर में पढ़ने हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो इसका पूरा का पूरा हमने एक इंट्रो जान लिया है। फिर इसके जनरल एस्पेक्ट हो गए, मार्केट कैसा है, इसका ग्रोथ क्या है, आगे क्या है, स्कोप एंड टाइप्स हमारे क्या है, उसके बाद ये मार्केट में कितने तरीके से प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, और रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। यानी कि सिंपली देखा जाए तो जैसे हमारी कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे मान लो डायबिटीज, सीवीसी, कैंसर, ये है, तो इसमें हमारी न्यूट्रास्यूटिकल्स का क्या रोल है, ये कैसे उनको ट्रीट कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ हमारे हर्ब्स एज हेल्थ फूड है, जैसे हमारे अल्फाला हो गया, चिकोरी, जिंजर, फेनुग्रीक, गार्लिक, हनी, आंवला, तो ऐसे 9 हैं हमारे। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये कैसे हमारी हेल्थ फूड यानी कि हमारे हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए काम आ रहे हैं। तो सभी के यूजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो देखा जाए तो सिलेबस हमारा काफ़ी ज़्यादा है, और अगर एग्जाम में देखा जाए तो इसमें मेनली हमारे जो क्वेश्चन बन के आता है वो आता है कि आपको रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे टोटल हमारी 5 डिसीज़ हैं, तो इसमें से कोई सी डिसीज़ हमारी आ सकती है, मेनली हमारी कैंसर, डायबिटीज़ वगैरह। और इसके बाद इनमें से कोई सा हमारा टॉपिक यहाँ पे आ सकता है, जो इतने ढेर सारे हमारे हर्ब एज अ हेल्थ फूड है, ठीक है। बाकी हर्ब एज अ ड्रग इंट्रैक्शन जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो भी हमारा आ जाता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हमने जो अपना 6 सेमेस्टर कंटिन्यू कर दिया है। तो अगर आप लोग मतलब जो प्रीवियस वाले लेक्चर्स होंगे उनकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर लेना। और जो इनके नोट्स होंगे वो हमारी वेबसाइट carewellpharma.in पर मिल जाएगी। और जो नए वाले नोट्स बना रहे हैं ये वाले हम वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे बहुत जल्द, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, इसमें इस वाली यूनिट में ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं, अब आप यहाँ समझते जाओ। जो मेन आपको समझाने वाला था वो मैंने यहाँ समझा दिया है, और इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अब हम बात करें न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में, तो इनको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज फूड और पार्ट ऑफ फूड। या तो हमारे ये कोई खाना है या खाने का कोई पार्ट है जो प्रोवाइड करता है हमको मेडिकल हेल्थ बेनिफिट्स, और उसके बाद ये हमारी डिसीज को प्रिवेंट और ट्रीटमेंट करने में भी हेल्प करते हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो हमारी हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये डिस्कवर किया गया था डॉक्टर स्टीफन डी फेलिस द्वारा, और 1989 में ये पूरा कंसेप्ट हमारा सबसे पहले आया था, और ये हमारे मेडिसिन के इनोवेशन के चेयरमैन थे यहाँ पे। बाकी जो पूरा फंडा था वो मैंने यहाँ पे अच्छे से आपके लिए लिख रखा है। इसके बाद इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो ये अफोर्डेबल होते हैं भाई, ज़्यादा ऐसा नहीं है बहुत महंगे हैं। इंप्रूव मेडिकल कंडीशन को इंप्रूव करते हैं, इनके साइड इफेक्ट हमारे थोड़े कम होते हैं, और इनको आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ले सकते हो, क्योंकि ये एज अ सप्लीमेंट काम करते हैं। यानी कि कोई दवाई की तरह आप इनको यूज़ नहीं करोगे, बस इनको सप्लीमेंट मतलब है कि इनको आप ऐसे यूज़ कर रहे हो कि आपकी हेल्थ को ये इंप्रूव कर देंगे, आपको थोड़ा सा अच्छा वाला और लगने लगेगा। अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो इनकी बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी पुअर होती है, क्योंकि ये प्लांट वेस्ट हैं, तो भाई ब्लड के अंदर तुरंत नहीं जाते, टाइम लगता है। उसके बाद इसमें थोड़ी बहुत मतलब क्वालिटी में इशू आते रहते हैं, क्योंकि भाई ये बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है कि कंपनियों वगैरह में पूरा सब क्वालिटी वगैरह ये प्रॉपर सिस्टम चल रहा है, तो केमिकल की तरह इतना ज़्यादा इसमें मतलब थोड़ा बहुत इशू आ जाता है क्वालिटी का। अब बात करते हैं इनके सोर्सेज के, यानी कि ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं ये हमको कहाँ कहाँ से हमको मतलब बनते हैं। मिलते तो आपको मार्केट से ही हैं, लेकिन ये जो बने हैं वो आखिर कैसे बनते हैं। एक हमारा इसमें होता है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ब्रेड होता है या मान लो दूध है, तो दूध हमारा दही बनता है ना, तो वो इसी प्रोसेस से बनता है। उसमें कोई बैक्टीरिया हमारा थोड़ा सा दही डालेंगे, और वो बैक्टीरिया अपने आप को ग्रो कर करके उस दूध का दही बना देते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं प्लांट बेस्ड, उसमें हम कुछ बैक्टीरिया वगैरह डाल के और देन उसको फर्मेंट यानी कि बैक्टीरिया उसको एक तरह से सड़ा के उसको नई चीज़ें में कन्वर्ट कर देते हैं। ये होती है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन।
फिर एनिमल ओरिजिन, कुछ एनिमल के द्वारा डायरेक्टली निकाल दिए जाते हैं। फिर कुछ डाइटरी कंपोनेंट्स होते हैं जो डाइट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारा कैल्शियम वगैरह हो गया, जैसे कैल्शियम हमारा दूध में होता है और कैल्शियम हमारा हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये डाइटरी कंपोनेंट्स हो गए। और एनिमल में जैसे मैं बता ही दूँ, जैसे मान लो फिश हो गया, तो फिश आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है, इस तरह के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ सिंथेटिक कंस्टिट्यूट होते हैं जो हम बनाते हैं, यानी कि ये एक तरह से हम फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। फिर कुछ प्लांट ओरिजिन के बारे में बात करें तो कुछ हमारे डाइटरी कंपोनेंट जैसे हमारी हरी सब्जियां हो गई जो आंखों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। फिर कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, तो ये प्लांट्स के द्वारा जो आगे हम बना लेते हैं उन्हीं से डेवलप करके वो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो जाते हैं। बाकी अब हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में। तो देखो, जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है ना, इसका मार्केट 2024 तक करीब 673 बिलियन डॉलर था, मतलब यूएसडी में पूरा। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ कंट्री यूज न्यूट्रास्यूटिकल्स इन डिसीज लाइक डायबिटीज। उसके बाद बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया, न्यूट्रास्यूटिकल्स का यूज करना शुरू कर दिया बीमारियों के अंदर। अब इससे क्या हुआ ना यहाँ पे, और एक और बात, ये हमारी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंदर बनाई जाती है, जीएमपी, जो आपने उसमें पढ़ा होगा क्वालिटी के अंदर, कि जीएमपी में सारे हम देख रेख से ही बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे लगभग हमारे 6.1 बिलियन ऐसे लोग हैं जो इसका यूज़ करते हैं, जो प्लांट वेस्ट हमारे मटेरियल होते हैं, क्योंकि भाई आजकल इसका प्रमोशन भी बहुत चल रहा है कि भाई ऐसा यूज़ करो, आयुर्वेदिक यूज़ करो, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या होता है, इनके साइड इफेक्ट हमारे सबसे कम होते हैं, यानी कि देखा जाए ना के बराबर साइड इफेक्ट होते हैं। दूसरा, इनकी सेफ्टी और अवेलेबिलिटी हमारी काफ़ी आसान हो गई है आजकल। और बहुत लोग हैं जो ट्रेडिशनल क्योर में विश्वास रखते हैं, यानी कि उनका अभी मानना है कि हम इन दवाइयों को कम यूज़ करके अगर हम ऐसे यूज़ करें, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, तो भाई खांसी हो रही है, थोड़ी सी तुलसी चबा लो, थोड़ी सी अदरक गले में डाल लो, ऐसे चबा लो, आपका ये खांसी ठीक हो जाएगी। तो इन चीज़ों में जो भरोसा रखते हैं, तो उसकी वजह से ये मार्केट हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। अब बात करें अगर इंडिया में, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स का जो मार्केट है ना, वो हमारा हर साल करीब 20% बढ़ रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न हमारी जैसे आयुष हो गई, या डाबर की कंपनी, जो डाबर च्यवनप्राश बनता है ना, तो च्यवनप्राश कंपनी, फिर हमारे पतंजलि ने तो बहुत ही बड़ा इसमें रोल किया है। तो इन सब की वजह से करीब हमारा 20% तक मार्केट जो यहाँ भर रहा है, और हमारा लगभग हर साल ये बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद बात करें तो अब करीब हमारा 1600 बिलियन के करीब ये पूरा एनुअल ग्रोथ रेट है, और जिसमें लगभग 25% तक हमारा इंडस्ट्रियल एरिया में मार्केट ये बढ़ गया है। ठीक है, आपने देखा होगा पतंजलि की पूरी कंपनी बन गई है, जगह जगह उसके स्टोर हो गए हैं, आप कुछ भी खरीद सकते हो, और डॉक्टर वगैरह भी पूरा इलाज वगैरह करते हैं देसी तरीके से। तो ये पूरा हमारा मार्केट जो है अब इसका बढ़ता जा रहा है। तो ग्रोथ अगर आता है क्वेश्चन में, तो यही आपको लिखना पड़ेगा। वैसे ये वाले टॉपिक इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। अब हम बात करें इसके स्कोप के बारे में, यानी कि आगे क्या क्या उम्मीद है कि हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स वाला पूरा मार्केट है वो कैसे किया जा सकता है। बाकी एक और बात बता दूं कि भाई इसके अंदर आपको अब समझने जैसा कुछ नहीं है, यही कुछ बातें आपको याद रखनी है, याद करनी है और सुन के रखनी है, और एग्जाम में यही सब लिख के आना है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि इसमें रफ में कुछ लिख के, आपको यही सब भाई पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यही थ्योरेटिकल वाला पूरा चैप्टर है ये वाला। तो यहाँ पर मेनली हमारा क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब कोई बंदा है भाई कमज़ोर हो रहा है, तो उसकी जो इम्यूनिटी है उसको ये स्ट्रॉन्ग कर देगा, जिससे वो बंदा अच्छा तरह से। फिर इंड्यूस मैच्यूरेशन, अब मैच्यूरेशन आपने वर्ड सुना होगा, वही मैच्योर हो जा थोड़ा सा, यानी कि एक तरह से बड़ा हो जा, थोड़ा सा समझदार हो जा, तो उसको भी ये थोड़ा सा इंप्रूव कर देते हैं हमारे सेल वगैरह को। फिर स्ट्रेस मिटिगेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस लेते हैं ना, एकदम बेचैनी रहती है, घबराहट, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, टेंशन लेते हैं, वो सारी टेंशन है इससे रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़े से कम हो जाते हैं। फिर एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर को ये कम कर देते हैं, फूड कंजप्शन जो हम लेते हैं उससे हमें न्यूट्रिशन कम मिलते हैं, तो ये उसको कम कर देगा, यानी कि आपको अब खाओ पियोगे तो आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलने लगेंगे। फिर एंटी माइक्रोबियल की कैपेबिलिटी भी ये कम कर देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद और अगर थोड़ा देखा जाए तो मेडिसिन के क्षेत्र में आपके जीआई डिसीज, जो आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है उसमें काम आते हैं, आपकी एलर्जी कंडीशन में काम आएंगे। कार्डियोवास्कुलर डिसीज, जो आपसे हार्ट और ब्लड से कनेक्टेड बीमारियां हैं उसमें हेल्प करेंगे। अर्थराइटिस, आपको पता है घोंटू वगैरह, जो हमारे घुटने हो गए या हमारी कोहनी हो गई, इन जॉइंट्स पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करते हैं। एंटी डायबिटिक, यानी कि डायबिटीज पेशेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वगैरह कोई आता है ज़्यादा, उससे बचाते हैं। इन्फ्लामेशन, जो हमारी कोई बीमारी, स्वेलिंग हो गई, दर्द हो गया, पेन हो गया, इन सबसे बचाते हैं। और कैंसर में भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक पाए गए हैं। तो ये हमारे कुछ स्कोप है, यानी कि इन फील्ड में भी हमारे जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं वो अपना नाम कर रहे हैं और काफ़ी आगे भी नाम करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स अवेलेबल इन मार्केट, यानी कि मार्केट में हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स कौन कौन से यहाँ अवेलेबल है। तो 3 तरह के हमारे फूड के रूप में यहाँ अवेलेबल होंगे। पहले हमारा आता है फंक्शनल फूड, फिर आता है फंक्शनल बेवरेज और डाइटरी सप्लीमेंट। देखा जाए तो तीनों आपस में मिले जुले ही होते हैं, तो इतना कुछ नहीं होता। तो फंक्शनल फूड मतलब कुछ ऐसे फूड जो हमें फ़ायदा भी करेंगे, जैसे क्रियल्स हो गए, यहाँ बेकरी हो गए, जो हमारे बेकरी वाले ब्रेड वगैरह हो गए, फिर कुछ स्नैक्स हमारे हो गए, फैट ऑयल हो गया हमारा, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए और बेबी फूड्स हो गए। तो देखा जाए लगभग सभी
के आपको बिस्किट वगैरह तक मिल जाते हैं और घी वगैरह तेल वगैरह सब मिल जाता है। तो आप देखोगे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। फिर फंक्शनल बेवरेज के बारे में बात करें तो थोड़ा सा ड्रिंकिंग प्रोडक्ट जैसे एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हमारे कुछ डेयरी प्रोडक्ट में पतंजलि का मिल्क वगैरह आता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। एनर्जी ड्रिंक आते हैं, भाई शरबत आ रहा है, गुलाब शरबत आ रहा है, हरा वाला शरबत आ रहा है, स्पोर्ट ड्रिंक। अब लोग बोलेंगे सर पतंजलि का ऐड कर रहे हो या आपने सारा यूज़ किया है? भाई नॉलेज थोड़ी बहुत रखनी पड़ती है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए सिर्फ यूज़ किया जा रहा है। तो जैसे हमारी टी और कॉफ़ी हो गए, तो ये कुछ देसी वाले अगर यूज़ करते हैं तो वो भी हमारी चीज़ों को बढ़ा देते हैं। और कुछ हमारे फर्टिफाइड जूस भी आते हैं, फर्टिलाइज वाले, जो नॉर्मली जैसे एक हमारा दूध आता है प्रोबायोटिक वाला। तो प्रोबायोटिक मेनली क्या करते हैं ना, वो आपके पेट में जाएंगे इंटेस्टाइन में, और वो एंजाइम मतलब उसमें कुछ हमारे बैक्टीरिया होते हैं, और वो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपके अगर मतलब स्टमक में चले जाते हैं तो वो आपके इंटेस्टाइन में जाके आपके डाइजेशन रेट को, एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा देते हैं। तो गुड बैक्टीरिया भी आते हैं। तो इस तरह के भी कुछ हमारे जूस और मिल्क वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब थर्ड हमारा आता है यहाँ पे डाइटरी सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट्स तो नॉर्मली आपने जिम वाले बंदों को देखा होगा, विटामिन, मिनरल, फैटी एसिड, एंजाइम, बोटानिकल वाले जो हमारे पेड़ पौधे के, इस तरह के ढेर सारे सप्लीमेंट्स आते हैं जिनका ये यूज़ करते हैं। और इसमें हमारी स्पायरुलिना वाला एग्जांपल यहाँ पे आप लिख सकते हो। विटामिन वगैरह के भी बहुत सारे हमारे एग्जांपल रहते मिल जाते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ बात करते हैं एक और क्लासिफिकेशन जो नॉर्मली हमारी 3 टाइप्स में डिवाइड होती है, यानी कि न्यूट्रास्यूटिकल्स हमारे 3 फॉर्म में आपको देखने को मिल जाते हैं। एक हमारे होते हैं न्यूट्रिशनल, एक हमारे होते हैं हर्बल्स, और एक हमारे होते हैं डाइटरी सप्लीमेंट। अब जो न्यूट्रिशन वाले होते हैं ना, ये मेनली क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो न्यूट्रिशनल फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में आके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमारे विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, या फैटी एसिड्स हो गए। अब देखो यहाँ पर जो विटामिन के कुछ एग्जाम्पल को हमने एलिबरेट कर दिया। जैसे विटामिन ए है तो वो एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करेगा और हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और विटामिन ए हमारी आंखों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर विटामिन के बारे में बात करें तो ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग, जो हमारा कभी खून वगैरह बहता है ना, तो उसको क्लॉट बना के उसको स्टॉप करने में हमारी हेल्प करता है। और कैल्शियम एक हमारा हो गया, जो मिनरल्स है एक हमारा, तो वो हमारे बोन्स और टीथ और हमारी बोन स्ट्रेंथ इनको डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है, यानी कि दांतों और हमारे हड्डियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड टाइप्स हमारा आता है हर्बल्स। तो ये हमारे प्लांट वेस्ट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं और ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में होती है। जैसे मान लो आंवला हो गया, तो अगर आपसे बोला जाए आंवला का जूस है, तो उसमें डायरेक्टली जिंदा आंवला थोड़ी आपको मिलेंगे। आंवला उसको गर्म कर करके उसका एक जूस निकालते हैं, उसको कंसनट्रेटेड फॉर्म में करके देन वो डालते हैं। जैसे एलोवेरा के आपको फेस वॉश मिलते हैं, तो एलोवेरा के फेस वॉश में जो एलोवेरा होता है वो बहुत ही एक्सट्रैक्ट यानी कि कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है। तो हम उनको गर्म कर करके उनका जूस निकाल के देन उसको प्योरीफाई करके देन आपको यूज़ के लिए देते हैं। तो ये हमारे होते हैं एक्सट्रैक्ट जो हर्बल रूप में हमारे आते हैं। जैसे एलोवेरा का जेल हो गया, या हमारे गार्लिक हो गए, या फिर जिंजर हो गया। तो एलोवेरा हमारा एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी काम करेगा, यानी कि जो इन्फ्लामेशन को बचाएगा, यानी कि आपको सूजन दर्द वगैरह इन चीज़ों से। इमोलियंट होता है, यानी कि अगर ये फेस वॉश में आता है तो क्या करेगा, आपके चेहरे पे जो मॉइस्चर है, ड्राइनेस हो जाती है ना, सूख जाता पूरा चेहरा, उसको बचा के रखेगा अगर आप इसका यूज़ करते हो। और हीलिंग प्रॉपर्टीज, यानी कि अगर कोई दाग धब्बे वगैरह है तो उससे भी हील करने में हेल्प करता है। जो हमारी गार्लिक है, लहसुन है, वो एंटी बैक्टीरियल होती है, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह बिल्कुल ही, अगर आप ध्यान दोगे ना, आप जो डेली अपनी चीज़ें खाने पीने में सब्जी वगैरह का यूज़ करते हो ना, वो सारी की सारी आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। फिर ये एंटी फंगल भी होता है, जो फंगाई वगैरह के इन्फेक्शन से बचाता है। और जिंजर के बारे में बात करें, अदरक, तो ये कार्मिनेटिव्स होती है, एंटी एमेटिक्स होती है, और यहाँ पे कोलागो होती है, यानी कि सिंपली आपको वॉमिटिंग वगैरह से बचाएगी और आपके जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाती है उसमें भी आपकी हेल्प करती है। फिर बात करें थर्ड डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में, तो ये मेनली हमारे वो सप्लीमेंट्स हैं जो हम एक्सटर्नल तरीके से अपनी डाइट में यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया था प्रोबायोटिक का, तो ये हमारे क्या होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं और एक तरह से फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी गट हेल्थ, जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है ना, उसकी जो इंटेस्टाइन होती है उसकी हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। इसके अलावा जो हमारे डाइटरी सप्लीमेंट जैसे ये हैं, ये हमारे एज अ एंटी ट्यूमर की तरह काम करेंगे, जो हमारे कैंसर में थोड़ी हेल्प करेंगे, कॉन्स्टिपेशन में, क्योंकि ये डाइजेशन बढ़ाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करेंगे यहाँ पे, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जो हमारे जीआई ट्रैक्ट है उसमें हेल्प करते हैं। तो देखा जाए ओवरऑल सारे के सारे हमारे पेट को ठीक करने के लिए प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक हमारे काम आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना एक मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक, रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स इन एलिमेंट या डिसीजेस लाइक हमारी डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर, कैंसर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीज। तो अब तक आपने क्या देखा कि जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारी मतलब मार्केट में अवेलेबल है, तो हमारी एक तरह से हेल्थ बेनिफिट्स कर रहे हैं हमारी, और हमारी हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारे सप्लीमेंट्स हो गए और बिवरेज हो गए ये। लेकिन अब आप क्या देखोगे,
प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, यानी कि हमारी डिसीज़ को ये कैसे प्रिवेंट या कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे 5 डिसीज़ है और किसी के बारे में भी एग्जाम में आ सकता है, और ज़्यादा मतलब आता है ना तो 2 एक साथ आती हैं। जैसे मान लो डायबिटीज़ मेलाइटिस या कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ आ गई, तो ऐसे आएंगे हमारी 2 एक साथ आएंगी, तो आपके लिए इतना कंटेंट मोर देन इनफ होगा। पहले हम बात करते हैं डायबिटीज़ के बारे में। अब देखो डायबिटीज़ में मेनली क्या होता है, जैसे मान लो हमारी जो बॉडी है ना, उस बॉडी के अंदर जो शुगर का लेवल है वो हमारा बढ़ जाता है, और ये हमारा मेनली क्या होता है, ग्लूकोज। जैसे आप लोग कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपने कोई रोटी बाटी खाई और उस रोटी से आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट चले गए, और वो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली क्या करेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। और ये ग्लूकोज क्या करता है ना, ये ग्लूकोज आपको एटीपी यानी कि जो एनर्जी है ना उसको बनने में हेल्प करता है। अब क्वेश्चन आता है भाई प्रॉब्लम कहाँ आ रही है यहाँ पे, यानी कि डायबिटीज एक्चुअल में हुई कैसे। अब देखो क्या फंडा होता है, आपकी ये बॉडी है, आपका ये ब्लड है, और ब्लड के अंदर ये ब्लू मान लो आपका ग्लूकोज है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज क्या होता है, हमारे सेल्स के पास आता है, और सेल में जाने के बाद जो सेल है ना वो उसको क्या करेगा, ग्लूकोज का यूज़ करके यहाँ पे एटीपी या हम बोल सकते हैं एनर्जी बनाता है। अब डायबिटीज़ मेलाइटिस प्रॉब्लम में एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो ग्लूकोज है ना वो हमारे ब्लड में तो बहुत बढ़ गया, लेकिन जो ब्लड में ग्लूकोज है वो हमारा सेल्स के पास नहीं जा रहा, और जब सेल्स के पास नहीं जाएगा तो भाई हमारी एटीपी और एनर्जी बनेगी नहीं, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे सेल धीरे धीरे डेथ यानी कि मरने लगेंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो ग्लूकोज है हमारे ब्लड में ज़्यादा ना हो, मतलब कितना भी हो लेकिन हमारे सेल्स के पास यहाँ पे पहुँचता रहे, एक यहाँ पे नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए। तो प्रॉब्लम हमारी डायबिटीज़ में क्या है कि ये हमारा जो ग्लूकोज है वो हमारा सेल्स के पास यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होता। अब इसके पीछे हमारे 2 रीजन आते हैं, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज होता है। अब टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, हमारा पैनक्रियाज होता है, अगर आपको याद हो बॉडी में एक ऑर्गन है, और पैनक्रियाज का एक बीटा सेल होता है जो बनाता है इंसुलिन को। अब इंसुलिन हमारा एक हार्मोन होता है, और इंसुलिन मेनली क्या करता है, ये इंसुलिन करेगा कि यहाँ जो ग्लूकोज है ना वो हमारा सेल्स के अंदर चला जाए, तो इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करवाता है हमारा इंसुलिन, यानी कि इस सेलुलर अपटेक इसको बोलते हैं, यानी कि सेल इसको अपटेक कर रहे ले रहे हैं, इस सेलुलर अपटेक की प्रोसेस को हमारा इंसुलिन करवाता है। अब अगर मान लो किसी वजह से हमारी इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ये प्रोसेस हमारी रुक जाती है, और इसी को हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज, या बोलते हैं हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, यानी कि आईडीडीएम, यानी कि इंसुलिन की वजह से यहाँ पे हमारा जो ग्लूकोज है वो इसके अंदर नहीं जा पा रहा। दूसरा हम समझते हैं टाइप 2 डायबिटीज। इसमें मेनली क्या होता है, हमारा इंसुलिन तो ठीक है भरपूर मात्रा में है, लेकिन ये जो ग्लूकोज है वो हमारे इन सेल के थ्रू क्या होता है, सेल पे कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं, उनके थ्रू हमारा जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल के अंदर जाता है, तब वो एटीपी एनर्जी बनाता है। तो ये जो हमारे रिसेप्टर थे ना वो अच्छे से काम नहीं करते, और उसकी वजह से हमारा जो ग्लूकोज है वो यहाँ पे नहीं जा पाता। तो यहाँ पे इंसुलिन की कमी नहीं है, लेकिन हमारे जो सेल्स हैं वही हमारे ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो दोनों केस में क्या हो रहा है, हमारे जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं जा रहा, तो ऑटोमेटिक जो ग्लूकोज है वो हमारा ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे यूज ही नहीं हो रहा। तो जब ब्लड के अंदर बढ़ जाता है तो इसी को डायबिटीज बोलते हैं। और दूसरे केस में हमारे जब इसमें नहीं जाता तो कमी इंसुलिन की नहीं होती है, इसीलिए इसको टाइप 2 या फिर हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी कि इंसुलिन पर डिपेंड नहीं है, डायबिटीज मेलाइटिस NDDM, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम ये होता है। तो यहाँ पे आप दोनों ही प्रॉब्लम समझिए कि डायबिटीज एक्चुअल में होता क्या है कि इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसीज इन विच ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल इज हाई फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन बॉडी, यानी कि हमारे ब्लड में हमारा शुगर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन ब्लड। अब इससे प्रॉब्लम क्या क्या होती है, तो इट कैन डैमेज नर्व्स, जो हमारी नॉर्मली नर्वस सिस्टम है, फिर हमारी आंखों को भी डैमेज कर सकते हैं, किडनी को डैमेज कर सकते हैं, और हमारे बाकी के ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकते हैं अगर ये ठीक ना हुआ तो। और ये मेनली क्यों होता है, हमारे लैक ऑफ इंसुलिन, यानी कि अगर इंसुलिन कम है तो टाइप 1, और अगर सेल्स हमारे उसको अपटेक नहीं करें, इंसुलिन हमारा पूरा है तो टाइप 2। तो इनकी वजह से हमारा डायबिटीज देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स में 3 ऐसे ड्रग्स आते हैं जो हमारे डायबिटीज़ को ठीक करने की दम रखते हैं। एक हमारा होता है आइसोफ्लेवोनॉइड्स, फिर हमारे आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फिर हमारे आते हैं कुछ डाइटरी फाइबर। तो यहाँ पर देखा जाए तो जैसे हमारे जो आइसोफ्लेवोनॉइड्स है ये मेनली क्या करेंगे, हमारे जो पैनक्रियाज है उसके जो बीटा सेल है ना उसके फंक्शन को इंप्रूव कर देंगे। और मैंने बताया कि जो बीटा सेल है वो क्या करेगा, हमारे इंसुलिन को बनाने में हेल्प करेगा। तो अगर इंसुलिन हमारा बढ़ जाएगा और अगर हमें टाइप 1 वाली है तो हमारी ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, और हमारे जो सेलुलर अपटेक है वो यहाँ पे होने लगेगा। दूसरा ये हमारे टाइप 2 में भी काम आता है, क्योंकि ये हमारी जो सेलुलर की अपटेक हो रही थी इसको भी यहाँ पे इंक्रीज कर देता है। तो दोनों ही केस में हमारे जो आइसोफ्लेवोनॉइड्स है वो हमारे डायबिटीज को ट्रीट या फिर प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प कर रहा है। एग्जाम्पल हमारे जैसे एपिगेनिन हो गया, तो ये हमारे बीटा सेल्स को डैमेज होने से यहाँ पे बचाता है, और इसमें जैसे हमारे कुछ ऑरेंज हो गए या प्याज हो गई तो ये हमारे इसमें बचाती है। सेकंड हमारा इसमें आता है एपिटेलिन, तो ये हमारे बीटा सेल के फंक्शन को बढ़ा देगा, और जैसे आर्टिमीसियस में हो गया, और ये हमारे इंसुलिन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। सेकंड हमारा आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड,
तो ये हमारे ग्लूकोज की टॉलरेंस को रिड्यूस कर देगा पेशेंट्स के अंदर। मतलब आप जैसे मान लो कि यहाँ पे ग्लूकोज हमारा बहुत है, लेकिन जब और कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं, रोटी पानी खा रहे हैं, तो ग्लूकोज बन रहा है, लेकिन अब ग्लूकोज इतना बन रहा है हमको फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि भाई बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज है। तो ये उसी टॉलरेंस जो हमको फर्क नहीं पड़ रहा उसको ये रिड्यूस कर देगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो ग्लूकोज है वो यहाँ पे अपना मतलब असर दिखाएगा, और हो सकता है वो यहाँ पे अपटेक बढ़ा दे। तो यहाँ पे इंसुलिन जो रिक्वायर्ड होता है हमारे इन चीज़ों के लिए, ये पूरी N3 फैटी एसिड की चैन बनाता है, उसमें ये हमारे काम करता है। एग्जाम्पल हमारे जैसे बेरीज होते हैं, आप लोगों ने बेरीज सुना होगा, ऐसे ब्लूबेरीज वगैरह ये होता है, तो इसमें लिटोनिक एसिड नाम का पाया जाता है जो इसमें हमारी हेल्प करता है। थर्ड हमारे आते हैं डाइटरी फाइबर्स। तो ये हमारे डायबिटीज़ को रिस्क को कम कर देते हैं, क्योंकि ये भी हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। और इसमें एग्जांपल आप जैसे लिख सकते हो, हमारा एक मैग्नीशियम हो गया, तो वो हमारी अगर हम डाइट वगैरह से मैग्नीशियम की अमाउंट बढ़ा देते हैं तो वो भी हमारी डायबिटीज़ के रिस्क को कम करता है। सेकंड हमारी डिसीज आती है कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज। अब देखो कार्डियोवास्कुलर डिसीज ना एक्चुअल में एक कॉम्बिनेशन है, यानी कि इसमें 4 से 5 बीमारी आती हैं। जैसे मान लो हमारा हार्ट फेलियर है, सेरिवोवास्कुलर डिसीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज हो गई। तो पहले सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, देन इसमें ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। और अगर एग्जाम में आता है ना तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, ये मत सोचना कि डायरेक्टली ड्रग्स के बारे में लिख दो काम चल जाएगा, आपको बीमारी के बारे में भी थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। तो जो हार्ट फेलियर है इसमें मेनली क्या होता है, जैसे हमारा मान लो ये हार्ट है, तो ये हार्ट क्या करता है, इसका काम होता है ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में पंप करना। तो ये हमारा हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने में फेल हो जाता है, यानी कि ब्लड को पंप नहीं कर पाता। और अगर जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन हमारा ब्लड के थ्रू पहुंचता है, तो अगर ब्लड पूरी बॉडी में नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे जो सेल हैं या हम लोग हैं वो डेथ करने लगेंगे। तो इसीलिए हार्ट फेलियर हमारा हार्ट अटैक के बराबर पूरा होगा। और इसमें हमारे जो हार्ट मसल्स हैं वो ब्लड को पंप करने में क्या हो जाते हैं, सफिशिएंट नहीं होते, या तो कम करेंगे। तो यही हमारी हार्ट फेलियर होता है कि हार्ट अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, हार्ट यहाँ पे फेल हो गया। सेकंड हमारा आता है सेरिब्रोवास्कुलर डिसीज। अब इसमें मेनली क्या होता है ना, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारा ब्लड फ्लो है, ये अफेक्ट हो जाता है, और उसकी वजह से क्या है, हमारा जो ब्लड है वो ब्रेन के अंदर अच्छे से नहीं पहुंचता और हमारे पूरी बॉडी में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। पर इसमें क्या है ना, जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना उनकी प्रॉब्लम है। इसमें हमारी हार्ट की दिक्कत है कि हार्ट पंप नहीं कर रहा, लेकिन इसमें जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनकी दिक्कत होती है। क्यों होती है, इसमें हो सकता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाए, यानी कि मान लो अगर इतनी ब्लड वेसल्स है तो इसमें हमारा ब्लड अच्छे का जा रहा है, अगर ये पतली हो जाएगी तो भाई ब्लड हमारा अच्छे से मतलब इक्वल अमाउंट में हमारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। और हो सकता है कि अगर हमारा ब्लड है कहीं पे क्लॉट फॉर्म हो गया इस तरह से, तो इससे हमारे यहाँ पे भाई अगर इधर बन गया तो ये जगह हमारी आधी हो गई, तो ये भी दिक्कत हो सकता है। हमारी आर्टरी ब्लॉक हो गई इस तरह से, या कहीं पर अगर हमारी ब्लड वेसल टूट गई, रप्चर हो गई, तो हमारा सारा ब्लड जो है इधर उधर निकल जाएगा। तो ये कुछ हमारी प्रॉब्लम है जो हमारी सेरिब्रोवास्कुलर डिसीज में देखने को मिलती है। थर्ड हमारी आती है हाइपरटेंशन। तो इसमें मेनली क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि हमारा जो बीपी है वो बढ़ा रहने लगता है, तो ये हमारी हाइपरटेंशन की दिक्कत है। एंड फोर्थ हमारी आती है पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज, यानी कि ये सेरिब्रो थी, ये पेरिफेरल थी। और इसमें मेनली क्या होता है कि ये हमारी पूरी बॉडी, यानी कि जैसे आपको अगर मैं दिखाऊं तो मान लो हमारी अगर पूरी बॉडी यहाँ पर है, मैं आपको दिखा दूँ, मान लो ये हमारी पूरी बॉडी है, तो जो हमारा ऊपर का ये एरिया होता है ये हमारा ब्रेन का होता है, यानी कि CNS पूरा, और जो बाकी का पूरा बॉडी होता है ये हमारी पेरिफेरल बॉडी पूरी कहलाती है। तो जो हमारी सेरिब्रोवास्कुलर डिसीज थी इसमें जो ब्लड वेसल्स थी वो हमारे ब्रेन वाले एरिया में ब्लड को नहीं पहुंचा पा रही थी, लेकिन जो पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज है ये मेनली हमारी हो गई, जो हमारी ब्लड है वो हमारे नीचे वाले एरिया में अच्छे से ना पहुंचे। और ऐसा कब हो जाता है, अब देखो पेरिफेरल में जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना उसमें क्या हो जाता है कि अगर कहीं पे फैट, इस तरह से फैट हमारा बन गया, या कहीं पर अगर हमारा कैल्शियम इनका क्या हो गया, एक तरह से डिपोजिशन हो गया, उसकी वजह से क्या होगा कि मान लो यहाँ ब्लॉकेज हो गया। अब जो हमारा ब्लड बह रहा था उस ब्लड को क्या है, सिंपल इतना सा रास्ता मिल रहा है, और जब इतने रास्ते में से जाएंगे तो भाई कम ही ब्लड हमारा पहुंचेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे ब्लड का अमाउंट हमारा कम हो जाता है, तो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और वो हमारे लिम्स में जो हमारे हाथ पैर है वहाँ पे ब्लड अच्छे से नहीं पहुँच पाता है, और इसी को हम पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज बोलते हैं। अब इसको ठीक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ ड्रग्स हैं, जैसे हमारा फ्लेवोनॉइड्स है वो भी इसमें हेल्प करता है। और फ्लेवोनॉइड्स हमारा ग्रेप्स में, जो हमारे अंगूर वगैरह हो गए, प्याज हो गई, या रेड वाइन में हमारा पाया जाता है। अब वाइन पीना शुरू मत कर देना, केवल पाया जाता है, बाकी आप प्याज भी खा सकते हो और अंगूर भी खा सकते हो। तो ये मेनली क्या करता है ना, जो हमारा ACE इनहिबिटर्स होता है ना, ACE उसको ब्लॉक कर देगा, और हमारे जो सुसाइडल एंजाइम है इसको ब्लॉक कर देगा। इन सब की वजह से जो हमारा प्लेटलेट एग्रीगेशन था, यानी कि एक तरह से हमारा क्लॉट वगैरह फॉर्म हो रहा था, प्लेटलेट इकट्ठे हो रहे थे, वो हमारे कम हो जाएंगे, और इससे हमारा जो ब्लड फ्लो था वो हमारा इंप्रूव हो जाएगा, यानी कि हमारा जो ब्लड है वो अच्छे से बहने लगेगा। और जब ब्लड अच्छे से बहेगा तो हमारी सेरिब्रोवास्कुलर और पेरिफेरल
कार्डियोवास्कुलर वाली डिसीज काफ़ी कम हो जाएंगी। ठीक है, फिर हमारा सेकंड आता है फाइटोस्टेरॉइड्स। तो ये मेनली क्या करेगा ना, ये हमारा डाइटरी कोलेस्ट्रॉल से मेनली होगा, और ये क्या कर देगा, जैसे हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है वो अगर हमारा इकट्ठा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल एक होता है, और जो कोलेस्ट्रॉल है वो मेनली क्या करेगा, वो भी इस तरह से डिपॉजिट हो जाता है, और इसकी वजह से जो हमारा हार्ट है, जो ब्लड है वो अच्छे से पंप नहीं कर पाता, और अच्छे से पूरी बॉडी में ब्लड हमारा फ्लो नहीं हो पाता। तो ये क्या करेगा, उसकी एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल है बुरा वाला, वो हमारा एक तो उसकी अपटेक को कम कर देगा, यानी कि यहाँ पे अपटेक को कम कर देगा ब्लॉक, और दूसरा उसकी एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा, यानी कि बाहर जाने को बढ़ा देगा। और इससे क्या होगा, जो हमारा हार्ट की डिसीज है वो सारी की सारी प्रिवेंट हो जाएंगी, क्योंकि अब हमारा जो ब्लड है वो अच्छे से फ्लो करेगा और ज़्यादा फ्लो करेगा। तो इसीलिए ये हमारा मतलब क्या करेगा, पूरी हार्ट डिसीज को प्रिवेंट करेगा। एग्जाम्पल जैसे हमारा सीटोस्टेरॉइड्स है, इसमें एक एग्जाम्पल आ गया। थर्ड हमारे आते हैं डाइटरी फाइबर्स। तो डाइटरी फाइबर्स में सिंपली हमारे क्या है, कुछ फल फ्रूट्स है, और आप इनका ऐसा यूज़ करो जिसमें हाई फाइबर प्रेजेंट हो, जिससे हमारा क्या करेगा, जो बैड फैट है, बुरा हुआ फैट हमारे जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो बुरा जम गया है, उस फैट को क्या करेगा, कम करने में हमारी हेल्प करेगा। इसके अलावा ये हमारे ब्लड के शुगर ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करता है, और जो हमारे इंसिबल सोनी वगैरह है, ये हमारे क्या करेंगे, जो टॉक्सिन कोलेस्ट्रॉल है, टॉक्सिन मतलब जो डेंजरस है, हमारे थोड़े जहरीले हैं, उनको बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है। तो ये डाइटरी फाइबर्स हमारे यहाँ पे काम आते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड डिसीज कैंसर के बारे में। तो देखो कैंसर मेनली क्या होता है, इसके बारे में पहले देसी में समझ लो। तो कैंसर में मेनली पता है क्या होता है, जैसे मान लो हमारी बॉडी है, और आपको पता है हमारी बॉडी ग्रो कर रही है। हम लोग वही बचपन में कितने सारे छोटे छोटे थे ना, अब हम बड़े हो गए हैं यहाँ पे, तो हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो ग्रोथ करते हैं। लेकिन जो कैंसर होता है, इसमें क्या होता है, कुछ अब नॉर्मल वाले सेल होते हैं, और वो अब नॉर्मल प्लेस पे अनकंट्रोलेबल तरीके से क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं, और कुछ हमारे बेबी जो टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। अब इसको मेनली मान लो, जैसे मान लो हमारी ये पूरा हाथ है, कहीं पर है तो ट्यूमर बनता है एक हमारा, जैसे मान लो इस जगह के हमारे सेल्स है वो यहाँ पे ग्रो करने लगे। अब भाई इस जगह तो हमारा कोई बॉडी मास होता ही नहीं है, तो अगर यहाँ पे सेल्स ग्रो करने लग गए तो ये हमारे लिए क्या है, बैड है यहाँ पे। अब इनके नुकसान क्या होता है, अब मान लो यहाँ पे एक्स्ट्रा वाले सेल आ गए, तो ये क्या करते हैं, ये बाकियों का खाना पीना, बाकियों का ग्लूकोज सब खा लेते हैं, और इस चक्कर में क्या होता है कि ये वाले जो ट्यूमर वाले सेल हैं, कैंसर वाले सेल हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं, और बाकी जो नॉर्मल सेल है वो उतने के उतने ही रह जाते हैं। और इस चक्कर में बहुत से कैंसर पेशेंट जो वो आपने देखा होगा थोड़े से दुबले पतले हो जाते हैं, जैसे जैसे उनका टाइम आगे बढ़ता है, कैंसर बढ़ता है, वो दुबले पतले हो जाते हैं। तो कैंसर एक बहुत ही बुरी बीमारी है, और ये तो आपको बताया कि कैंसर किसी को अगर पता लग जाता है ना, तो वो पहले से ही मतलब ना पता हो तो ज़्यादा जिएगा, पता लग जाता है तो और कम जीता है, क्योंकि वो टेंशन, क्योंकि पता है भाई कैंसर का अभी एकदम परफेक्ट मजबूत वाला इलाज नहीं है कि बंदा बच जाए। तो कैंसर हमारे क्या होता है, एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, और लगभग 15 मिलियन न्यू कैंसर यहाँ पे मतलब लगभग 2020 में यहाँ पे देखे गए थे, यानी कि 15.5 करोड़ के करीब, 15 लाख सॉरी यहाँ पे। तो देखा जाए हमारे बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, और देखा जाए लगभग 100 तरीके के हमारे कैंसर डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं। तो अब हम बात करें यहाँ पर, तो लगभग हमारे 3 ड्रग हैं जो कैंसर में हेल्प करेंगे। यहाँ पे भी हमारे फ्लेविनॉइड्स आ जाते हैं, लाइकोपीन्स आ जाते हैं, और फाइटोइसिनेज आ जाते हैं। अब जो फ्लेविनॉइड्स हैं ये मेनली हमारे सिट्रस फ्रूट्स वगैरह में पाए जाएंगे, और ये कैंसर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। कैसे करते हैं, तो ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेंगे, और कीमो प्रिवेंटिव प्रॉपर्टीज भी इनके पास होती हैं, यानी कि जैसे केमिकल वगैरह कोई प्रॉब्लम होती है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसका मतलब मेनली क्या है, हमारी जो ऑक्सीडेशन वगैरह जो सेल डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि कैंसर में जो हमारे अपने खुद के सेल हैं वो डैमेज भी होते हैं, उनको ये प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करेंगे। सेकंड हमारा ड्रग आता है लाइकोपिन। तो ये भी मेनली हमारा फ्रूट जैसे गुआवा हो गया, पपाया हो गया, या कुछ वेजिटेबल्स हो गए, टमाटो पटेटो, इन सब में मतलब पाया जाता है, और हमारे कैंसर को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। तो ये मेनली क्या करेंगे, इसमें भी मतलब ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज को डिक्रीज, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट हो गया, और हमारे जो डीएनए जो डैमेज होता है ना सेल्स का, उसको भी ये क्या करेगा, थोड़ा सा प्रिवेंट करता है, डिक्रीज कर देता है। लास्ट हमारा आता है फाइटोइसिनेज। तो ये हमारा प्लम, पियर, ऑनियन, टी, इन सब चीज़ों में पाया जाता है, और ये हमारा ब्रेस्ट कैंसर में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो उसके प्रिवेंशन को ये कम करता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपनी फोर्थ डिसीज, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, और इसको शॉर्ट में हम IBS भी बोलते हैं। तो इसमें ये हमारा बहुत मतलब इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो इसमें मेनली क्या होता है ना, यहाँ पे नाम क्या लिखा है, वोवल, और वोवल जो वर्ड है ना वो हमारे पेट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि हमारे पूरे GI ट्रैक के लिए एक तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम का मेनली मतलब क्या हो गया कि हमारे जो पेट का पूरा एरिया यहाँ पर जब इरिटेशन वगैरह कॉज होती है ना उसमें, और देखा जाए तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का एक कॉमन डिसऑर्डर है। और इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमारी गैस वगैरह बन रही है, या डायरिया वगैरह हो गया, या कॉन्स्टिपेशन हो गया, या क्रैम्पिंग। डायरिया कॉन्स्टिपेशन आपको पता है, वॉमिटिंग वगैरह हो गया, मतलब वो उसमें आ जाती है, और डायरिया जब हमारे दस्त वगैरह लग जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन जब कब्ज हो जाती है, और क्रैम्पिंग एक तरह से गोले टाइप बनते हैं पेट में, और बहुत ज़्यादा दर्द जैसा फील होता है।
तो ये सारी हो जाती हैं। बाकी इसमें ये हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रेब्स डिसीज ये भी हमारी आ जाती हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे जो कॉलोन होती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन एरिया, वहाँ पे अल्सर वगैरह कॉज हो जाते हैं। और क्रेब्स डिसीज हमारी थोड़ी सी प्राइवेट बीमारी है। इसमें मेनली क्या होता है ना, जैसे कुछ हमारे क्रैब्स आते हैं, बहुत ही छोटे छोटे कीड़े वगैरह होते हैं जो हमारे मतलब हेयर्स में फंस जाते हैं, जैसे आईब्रो वगैरह हेयर, जो ऐसे जो हेयर्स होते हैं उसमें फंस जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा डैमेज वगैरह कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारी बीमारी इसी के अंदर सारे में आ जाती है। अब इनको बचाने के लिए, ट्रीट करने के लिए हमारे 3 टाइप्स के ड्रग हैं, पॉलीफिनॉल्स, अमीनो सैलिसिलिक एसिड्स और कुर्क्यूमिन्स हो गए। अब जो पॉलीफिनॉल्स है मेनली, ये हमारे क्या होते हैं, फूड सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं और हमारे प्लांट्स वगैरह से मतलब प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब इनका मेनली काम क्या होता है ना, ये इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग की तरह काम करते हैं, यानी कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है ना उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। और एक और काम क्या करेंगे, ये ब्लॉक कर देंगे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करेंगे और इन्फ्लामेशन से बचाएंगे, जिसकी वजह से हमारे जो इरिटेशन है, क्योंकि इन्फ्लामेशन इरिटेशन करेगा बाद में, तो इरिटेशन हमारे यहाँ पे कम हो जाता है, तो इससे ये हमारे थोड़े काम करते हैं। फिर हमारा आता है अमीनो सैलिसिलिक एसिड। तो ये हमारा प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोटेनिन को इनहिबिट कर देता है, एक एंजाइम है हमारा, और इसकी वजह से हमारे जो इन्फ्लामेटरी है पूरी की पूरी वो प्रोसेस कम हो जाती है जीआई म्यूकोसा में, और इससे जो हमें इरिटेशन वगैरह हो रही थी वो हमारे यहाँ पे कम हो जाती है। फिर बात करें कुर्कुमिन के बारे में, तो ये हमारा इन्फ्लामेशन जो कॉलोन होता है उसको बचाता है, क्योंकि कॉलोन वाले एरिया में, और ये हमारा साइटोकाइनिन जो एक एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करेगा, जिससे हमारी इन्फ्लामेशन वहाँ पे कम हो जाती है। अब हमारी लास्ट डिसीज आती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीज, और ये मेनली क्या होती है, हमारा जो स्टमक है उसकी जो लाइनिंग होती है ना, स्टमक जो अंदर से हमारा पेट है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो उस इन्फ्लामेशन हमारी किसकी वजह से मेनली होती है, हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी वायरस होता है हमारा, और ये मेनली क्या करेगा, पेप्टिक अल्सर कॉज करता है, और इसको मेनली क्या करेगा, और ये हमारा क्यों होगा बाद में, आल्सो कॉज बाय इरिटेशन ड्यू टू एक्सेसिव अल्कोहल, स्मोकिंग या कोकेन। अगर आप लोग नशा वगैरह ज़्यादा करते हो, कोकेन या स्मोकिंग वगैरह, तब भी ये प्रॉब्लम यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीज देखने को मिल सकती है। अब यहाँ कुछ हमारे ड्रग्स हैं, जैसे हमारा कुर्क्यूमिन हो गया, सेपोनिन्स हो गए, और यहाँ पे एंथोसायोनाइड्स हो गया या शिलाजीत वगैरह। तो ये हमारे कुछ डिसीज, ये यहाँ पे काट दो, तो ये हमारे कुछ 3 ड्रग्स हैं जो हमारे जीआई ट्रैक में यहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे। तो कुर्क्यूमिन के अगर बारे में बात करें, तो ये कुर्क्यूमिन लौंजा से यहाँ पे मतलब एक हर्ब होता है, उससे हमको मिलता है। बाकी एक तरह बोला जाए तो हल्दी से हमको देखने को मिलता है। तो ये हमारे गैस्ट्रिक इन्फ्लामेशन को यहाँ पे डिक्रीज करेगा, और ये मेनली क्या करता है, जो एच पाइलोरी जो हमारा बैक्टीरिया है यहाँ पे, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है, उसको इनहिबिट कर देगा हमारा, और इससे हमारे जो अल्सर वगैरह है वो ट्रीट होने लगेंगे, और जो इन्फेक्शन वगैरह है वो हमारा कम हो जाएगा। और आपको पता है कि हेल्दी तो हमारी ऑलवेज ही भाई एंटी बैक्टीरियल रही है, थोड़ा सा हमारे बैक्टीरिया को मारने में काम करती है। फिर हमारे जो सैपोनिन है, ये मेनली हमारा एक फ्रूट होता है, कोचिया स्कोर्पिया, ऐसे ही ऐसे नाम मिलते हैं। देखो देखो अगर आप प्लांट्स के, इसीलिए तो प्लांट्स वाली कभी किसी को समझ नहीं आई जाता, क्योंकि उसके अंदर ऐसे नाम ही होते हैं जो भाई बंदों को याद ही नहीं रहते। तो ये मेनली क्या करेगा, गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये भी हमारे जो म्यूकोस मेम्ब्रेन है अंदर की उसको प्रिवेंट करेगा। और यहाँ हमारा लास्ट आता है एंथोसायोसाइड्स। तो ये मेनली हमारे जो अल्सर है उसको प्रिवेंट एंड क्योर करने में हेल्प करेगा, और ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स इनको बायोसिंथेसाइज करेगा, बनाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो अल्सर है वो लेयर है अंदर वाली, उसको क्योर करता है, उसको बचाने का काम करता है। तो ये नाम वगैरह आप सब देख लेना। और मैंने पहले बोला कि इसमें आपको याद करने वाला ज़्यादा है, इतना समझने वाला थिंग इतनी नहीं है। अब हमारा पूरा न्यूट्रास्यूटिकल्स का एक लास्ट टॉपिक आता है, और इसमें मेनली आपको क्या पढ़ना है, हर्ब्स एज अ हेल्थ फूड। तो यहाँ पर टोटल हमारे 9 ऐसे यहाँ पे हर्ब्स आते हैं, यानी कि बोल सकते हैं, और जो हमारे प्लांट बेस्ड वाले सब्सटेंस है जो 9 हैं, और इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। और हेल्थ फूड की तरह, यानी कि आपको एक तरह से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देने हैं हेल्थ, यानी कि आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, उनके बारे में बात करनी है। पहला हमारा इसमें आता है अश्वगंधा। तो पहले आपको इसके नाम जानने पड़ेंगे। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है बिथनेसिया सोमनीफेरा, नाम ऐसे ही मिलेंगे आपको। फैमिली हमारी होती है सोलेनेसिया। एक तरह से आप समझ लो कि आपकी साइटोकेमिस्ट्री जो आपने पढ़ी होगी वो चल रही है। फिर केमिकल कंस्टिट्यूट के बारे में बात करें, तो इसमें ढेर सारे अमीनो एसिड्स और सोमनिया और ट्राई एसीटोन पाया जाता है। फिर यहाँ बात करें तो इसमें हमारे एल्कलॉइड्स वगैरह, स्टेरॉइड लैक्टोन्स और साइटोस्टेरॉइड्स भी पाए जाते हैं। अब इसके मेडिकल इफेक्ट यानी कि क्या यूजेस हो सकते हैं, इसके बारे में बात करें तो ये हमारे एक तो हाइपरटेंशन में जो हमारा बीपी बढ़ जाता है उसमें, हमारी कुछ स्किन की डिसीज वगैरह होती हैं, रूमेटिज्म हो गया, या हमारे जो गाउट होता है यानी कि जब अर्थराइटिस वगैरह की एक प्रॉब्लम होती है, हड्डियाँ चरचर करने लगती हैं, उन सब
सब में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद ये हमारा इम्यूनो मॉड्यूलेटर, यहाँ एमओ और जोड़ लेना, तो हमारे इम्यून सिस्टम को मतलब मॉडिफाई करने में हमारी हेल्प करेगा। उसके बाद इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारी सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स की भी होती हैं। और सेडेटिव और हिप्नोटिक्स का मतलब क्या होता है, सेडेटिव्स हमें जब थोड़ी सी डिजीनेस यानी कि थोड़ा सा हमें मतलब नींद आनी है और नींद नहीं आती, तब हम सेडेटिव्स का यूज़ करते हैं, थोड़ा सा बेहोश टाइप कर देते हैं। और हिप्नोटिव मतलब होता है कंप्लीटली हमको सुला देंगे, थोड़ी सी हैवी डोज में हमारे ये पाए जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको बताया कि भाई इम्यून सिस्टम को ये मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ये हमारे स्ट्रेंथ यानी कि ताकत वगैरह प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और मोस्टली जो एल्डर लोग हैं यानी कि जो थोड़े से एज वाले हैं, उसमें ये काफ़ी फायदेमंद होता है अश्वगंधा। ठीक है, इसके बाद बात करें तो ये हमारा रानीखेत वायरस के लिए भी मतलब काम करेगा और इसमें एंटी स्ट्रेस एक्टिविटी भी होती है। तो अश्वगंधा अगर आप यूज़ नहीं करते कभी, तो आप चाहो थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो। वैसे तो जो भी करो भाई डॉक्टर की सलाह से ही करो, क्योंकि आजकल जो पता नहीं क्या कैसे करते, तो आप डॉक्टर की सलाह से ही सारा कुछ यूज़ करो। सेकंड हमारा आता है हनी। अब जो हनी है उसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है, इसका नाम क्या होता है, एपिस डोराटा, या इसको हम एपिस फ्लोरिया भी यहाँ पे बोलते हैं। अब इसकी जो फैमिली होती है वो हमारी एपिडीसिया यहाँ पे हो जाती है। ये सब आपको याद करने ही पड़ेंगे। अब केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात करें तो जो हनी हमारा शहद होता है, इसके अंदर हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और एसिटिक एसिड तीन हमारे घर में पाए जाते हैं। साथ में इसमें कुछ हमारे फॉर्मिक एसिड, मेल्टोज, डेक्सट्रोज, सुक्रोज, गम एंड मॉइस्चर, ये वाले हमारे कंस्टिट्यूएंट भी पाए जाते हैं। अब इसके कुछ इफेक्ट यानी कि यूजेस के बारे में बात करें, ये हमारा एक तो स्वीटनिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यानी कि मीठापन, आपको पता है शहद हमारा यूज़ होता है। इसके अलावा इसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। कहते हैं ना भाई बच्चों को शहद वगैरह एक उंगली चटा दिया करो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। फिर जो हमारे एज्ड पर्सन है उसमें भी काम करते हैं। बाकी जो कन्वल्सेंट पेशेंट होते हैं, कन्वल्सेंट वगैरह एक तरह से दौरे वगैरह एकदम पड़ते हैं ना, उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद ये यूज टू रिलाइव ड्राइनेस, यानी कि अगर किसी को सूखेपन की ज़्यादा प्रॉब्लम वो है उसमें हेल्प करेंगे। और उसके बाद जो कॉन्स्टिपेशन है या कोल्ड या कफ है, जो हमें सर्दी जुकाम है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और किसी को कब्ज़ है तो शहद सुबह सुबह गर्म पानी करो, 1 चम्मच 2 चम्मच शहद घोलो और उसको पी लो, आपके कब्ज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। डॉक्टर आकाश की तरफ से आपके लिए फ्री एडवाइस है। थर्ड हमारी आती है आंवला। तो आंवला में जो हमारा आंवला का बायोलॉजिकल सोर्स है, इसको आपने देखा होगा इस तरह का गोल होता है, और आंवले के जूस वगैरह भी बहुत आते हैं। तो आंवला का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो होता है हमारा फाइलोसन्स एम्ब्लिकालिन, LILN, नाम ऐसे ही आपको याद करने पड़ेंगे। फैमिली हमारी होती है यूफोरावेसिया। ठीक है, और इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात करें तो इसमें विटामिन सी हमारा काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद इसमें हमारे अमीनो एसिड्स, फैट और टेनिन, ये चीज़ हमारे पाए जाते हैं, ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। इसके साथ में इसमें फाइलेविन, गैलिक एसिड और इलोजिक एसिड, ये चीज़ें भी हमारी पाई जाती हैं। अब इसके मेडिकल यूजेस के बारे में बात करें तो ये हमारे लीवर के फंक्शन को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देते हैं। इसके बाद ये एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी होती है, यानी कि फंगस से लड़ेंगे, वायरस से लड़ेंगे और बैक्टीरिया वगैरह से भी लड़ते हैं। इसके बाद ये हमारे जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसको भी लोअर कर देते हैं, और हमारे जो ब्लड का शुगर ग्लूकोज लेवल है उसको भी लोअर करते हैं, यानी कि शुगर वगैरह को मेंटेन करेंगे। इसके अलावा ये हमारे जो क्रोनिक कफ है, यानी कि खांसी किसी को ज़्यादा टाइम से, या किसी को अस्थमा है, बचपन वाला अस्थमा है या एलर्जिक अस्थमा है, उन सब में भी ये हमारा हेल्प करता है। इसके बाद बात करें तो ये हमारा ट्रीट करता है डिस्पेप्सिया, और इसमें मेनली क्या होता है, आपका जो ऊपर वाला पेट है यानी कि अपर एब्डोमेन है, वहाँ थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता रहता है, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। जॉइंटिस जैसी प्रॉब्लम को ठीक करेगा, जो पीलिया वगैरह होता है, और एनीमिया यानी कि खून की कमी है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके बाद ये आपकी स्किन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जो स्किन की प्रॉब्लम है, चमक वगैरह आ जाती है आंवला से। तो ये कुछ हमारे आंवला के फ़ायदे हैं, तो आप इनको यहाँ देख सकते हो। इसके बाद हमारा फोर्थ आता है स्पायरुलिना। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया होगा, और स्पायरुलिना का जो बायोलॉजिकल सोर्स है उसमें हमारा होता है स्पायरुलिना प्लेटेंसिस, ये हमारे इसी के साथ मिला हुआ है। और फैमिली हमारी होती है ओसिलेटोरियसिस, और इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है हमारा कि ये हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड एंड विटामिन ई कंटेन करता है। साथ में इसको हमारे मिनरल्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये हमारा इम्यूनो स्टिमुलेंट एक्टिविटी शो करता है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम करेगा। इसके बाद ये आपकी एपेटाइट सप्रेसिंग एक्टिविटी भी करेगा, यानी कि जब इसको खा लोगे तो मतलब इससे आपको ज़्यादा भूख वगैरह नहीं लगेगी, आपकी थोड़ी एडजस्ट हो जाती है। इसके बाद आपका जो थाइमस ग्लैंड होता है उसकी मतलब एक्टिविटी वगैरह को बढ़ा देता है। उसके बाद इसमें कुछ एंटी कैंसर की प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। बाकी आपका जो बोन मैरो है या स्टेम सेल्स है, जो आपके मतलब हड्डियों के अंदर होता है, जो आपके ब्लड को फॉर्म करेगा, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देगा और उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है।
फिफ्थ हमारा आता है यहाँ पे जिनसेंग आता है। तो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो हमारा होता है पैनाक्सी जिनसेंग, और फैमिली हमारी होती है जिंजीबेरी। ये थोड़ा सा जापानीज टाइप लग रहा है ना, चलो कोई नहीं। बाकी केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात करें तो जो हमारा जिनसेंग है इसमें ओलिक एसिड और हमारा पेनाजाइट और पेनाक्सेथियोल पाया जाता है, और साथ में इसमें कुछ स्टेरॉइड फ्री शुगर भी पाए जाते हैं, साथ में कुछ हमारे फैट्स, कोलिन और जिंजीसेनोइड्स भी हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद इसके मेडिकल इफेक्ट यानी कि यूजेस के बारे में बात करें तो ये हमारे एज अ स्टिमुलेंट मतलब हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, एक्सपेक्टोरेंट जो हमारी खांसी को ठीक करते थे, और कार्मिनेटिव एजेंट्स इनकी तरह यहाँ पे काम करते हैं। इसके बाद यहाँ बात करें तो ये हमारे इम्यूनो मॉड्यूलेटर की तरह भी काम करते हैं। हाँ, इसका नहीं बताया, देखो कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले बता रखा है बहुत बार, तो अगर कोई बंदा जानता है तो कमेंट करके बताओ भाई, किया करो, थोड़ा बहुत आपका भी मन लगा रहेगा। इसके बाद बात करें तो ये हमारे कॉस्मेटिक की तरह भी काम करते हैं, यानी कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है और कॉस्मेटिक जो ब्यूटी वाले प्रोडक्ट होता है उसमें भी काम करेंगे। साथ में ये हमारे एमेटिक्स और टॉनिक की तरह भी यूज़ करते हैं, और एमेटिक्स आपको बताया वॉमिटिंग वगैरह के लिए। इसके बाद जो जिनसेंग्स है ये हमारे क्या होते हैं, एफ्रोडाइसिस में यूज़ किए जाते हैं, और इसका मेनली मतलब क्या होता है ना, जो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर होती है ना उसको इंप्रूव करते हैं ये हमारे जिनसेंग। तो ये एक तरह से देखा जाए तो इस चीज़ में भी काम आते हैं। अब हमारा 6 आता है एल्फावला, और ये फाल्फा एल्फाल्फा, और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो हमारा होता है मेडिकागो सेटाइवा, और फैमिली होती है हमारी फेवसिया। अगर किसी को हैरी पॉटर याद हो तो वो ब्रंडागियम लेवियोसा, कुछ उसी तरह की फीलिंग आपको आ जाती होंगी। तो ये हमारा नाम होता है, और इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, इसमें विटामिन के, सी, आयरन, मैग्नीशियम एंड फोलेट ऐसे ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसके बाद इसमें आल्सो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और हाई अमाउंट्स में, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हाई अमाउंट्स में पाया जाता है। अब इसके मेडिकल यूजेस के बारे में बात करें तो ये हमारे मेनली जो ब्लैडर होता है, हमारा किडनी होती है, या प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट मतलब जगह होती है अंदर, तो इन सबको क्या करेगा, ट्रीट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है ये। उसके बाद बात करें तो इसमें जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको ये कम करेगा, और कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो हमारी ब्लड और हार्ट की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। फिर एज अ एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। इसके बाद बात करें तो ये मेंटेन करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम को, और हमारी ह्यूमन्स में न्यूट्रिशनल बैलेंस को बनाएगा। इसके बाद ये अर्थराइटिस जो डिसीज है उसको भी क्योर करने में हेल्प करता है। 7th हमारे यहाँ पे आता है चिकोरी, और इस चिकोरी का जो बायोलॉजिकल सोर्स है इसका होता है किकोरियम इंटेव बस है VUS है, और फैमिली हमारी होती है एस्टेरेसिया। इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट हमारा पाया जाता है कि इसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट जैसे हमारा इंसुलिन हो गया, लैक्टोज हो गया, फ्लेविनॉइड्स जो हमारे ढेर सारी बीमारियों में काम आ रहा था, फिर हमारे प्रोटीन्स हो गए और मिनरल्स हो गए, इस सब में मतलब ये सारे हमारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। बाकी इसमें साथ में हमारे कार्बोहाइड्रेट, सॉल्युबल फाइबर और टेनिन भी पाए जाते हैं। इसके बाद इसके मेडिसिनल यूजेस के बारे में बात करें तो स्टमक में जो अपसेट वगैरह, पेट अपसेट हो जाता है वो, लॉस ऑफ अपेटाइट, भूख कम लगती है, उसमें हेल्प करेगा। उसके बाद इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनोलॉजिकल और सेडेटिव ये सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। और इसके बाद देखा जाए तो ये हमारा डाइजेशन में और वेट लॉस में इसमें भी हमारा हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो ये डाईयूरेटिक और जो स्टूल फ्रीक्वेंसी है इसको बढ़ा देता है। बाकी जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज है ना उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, और डायबिटीज़ में हेल्प करेगा क्योंकि भाई इसमें इंसुलिन भी पाया जाता है, और फ्लेविनॉइड्स है तो हमारी ये कार्डियोवास्कुलर डिसीज में भी पाया जाता है। बाकी बाउंड हीलिंग घाव वगैरह में भी हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं अपने 8th जिंजर के बारे में, यानी कि हमारी अदरक होती है, ठीक है। बहुत लोग इसको गिंजर भी बोलते हैं, तो भाई सब चलता रहता है यार, इतने कोई वो नहीं होता। तो जो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है वो हमारा क्या होता है, जिंजीवर, और इसकी जो फैमिली होती है वो हमारी होती है जिंजीवेरेसिया। अब इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में अगर बात करें तो ये हमारा फैट फाइबर कंटेन करता है, स्टार्च इसमें होता है, और ढेर सारा वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। इसके बाद इसमें हमारे फॉर्निसेन, मिनरल्स और रेजिन भी पाए जाते हैं, और साथ में ये कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल, रेजिड्यू मॉइस्चर और हमारा एक्रेड रेजिनस मैटर इन सबको भी कंटेन करता है, ठीक है। इसके बाद इसके मेडिसिनल यूजेस के बारे में बात करें, देखो एक बार को ये याद ना हो ये कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये मेडिसिनल यूज हमेशा मतलब याद होने चाहिए, क्योंकि यही आपके जो है काम आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें तो इट्स पाउडर इज इफेक्टिव इन मोशन सिकनेस, जैसे कभी लोग बाहर वगैरह जाते हैं ना बस वगैरह में या ट्रेन में, एकदम ऐसे वॉमिटिंग वगैरह होती है, चक्कर आते हैं, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मोशन सिकनेस का मतलब ही होता है कि जब आप कहीं जा रहे हो, बाहर चल फिर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, उस टाइम पर अगर आप बीमार हो रहे हो उसको मोशन सिकनेस बोलते हैं। मेनली जो बसों से उल्टियाँ करते हुए आपने लोग देखे होंगे वो मोशन सिकनेस के ही शिकार होते हैं हमारे। बाकी ये हमारा कंट्रोल करता है जो पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होते हैं, यानी कि जैसे पैरासाइट वगैरह जो इन्फेक्शन होते हैं पेट वगैरह में हो जाते हैं उसको ये प्रिवेंट करेगा। उसके बाद ये कार्मिनेटिव्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स की तरह भी हमारे काम आते हैं।
और जो हमारे कार्मिनेटिव्स होते हैं ये मेनली क्या करते हैं ना, जैसे पेट में एक तरह से भरा भरा लगता है, कभी कभी एक तरह से लगता है गैस सी बन गई हो और कुछ नहीं खाया लेकिन पेट भी भरा भरा लगता है, तो उस फ्लैटुलेंस बोलते हैं उसको, और उस फ्लैटुलेंस को ट्रीट करते हैं हमारे कार्मिनेटिव एजेंट जो आपको थोड़ा सा राहत पहुंचाते हैं। ये आपने कॉलोजी में पढ़ा भी होगा। बाकी ये हमारे स्टिमुलेंट्स एरोमेटिक और स्टोमेटिक भी हमारे होते हैं। इसके बाद यहाँ पे नाइन्थ हमारा सबसे लास्ट आता है फेन्यूग्रीक, और इसका बायोलॉजिकल सोर्स का नाम होता है ट्राइगोनेला, और इसका जो ट्राइगोनेला फोइनम, ये पूरा फोइनम ग्रेसियम लिन, इतना बड़ा बायोलॉजिकल सोर्स है, पूरा नाम इसका याद कर लेना। फिर फैमिली हमारी होती है फैबेसिया। इसके बाद केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात करें तो इसमें हमारा पाया जाता है डाइसिजेनिन, फिर हमारा फ्रीगोनेलियम एंड फेन्यूग्रीकाइन, ठीक है। उसके बाद ये इसमें हमारा फ्लेविनोइड्स भी पाया जाता है, अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं, मिनरल्स, विटामिन एंड एल्कोलॉइड। अब अगर आपको ये याद नहीं होता तो आप ये वाला याद कर सकते हो, भाई जो सिंपल है वो याद कर लो, आपको तो बस लिख के आना है और ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें मेडिसिनल इफेक्ट के बारे में तो ये हमारे यूज़ करते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी में, एंटी ट्यूमर में और एंटी कोलेस्ट्रोमेटिक एजेंट्स की तरह, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करते हैं। इसके बाद यहाँ बात करें तो इसमें हमारी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, साथ में ही हमारे कुछ लैक्सेटिव और यूटेरिन टॉनिक भी होते हैं। इसके बाद ये ब्रेस्ट कैंसर और जो आर्थराइटिस वगैरह है उसमें भी हेल्प करते हैं। साथ में जो फैट हम लेते हैं ना इंटेक वगैरह, उसको रिड्यूस कर देते हैं, हमारी भूख वगैरह थोड़ा कम करेंगे और हमारे वेट लॉस को ठीक करेंगे, क्योंकि जब भूख को कम करेंगे तभी तो वेट लॉस होगा। आपने वो सुना होगा ना भाई, कैसे हमारा पेट कम होगा, पतले कैसे होगा, उसके लिए क्या खाएं। उसमें होता है आपको कुछ खाना नहीं है, बस खाना बंद करना है, ऑटोमेटिक पतले हो जाओगे। अब हमारा लास्ट आता है यहाँ पे गार्लिक, एक और हमारा ये वाला लास्ट है। तो गार्लिक हमारी होती है लहसुन, और इसका बायोलॉजिकल सोर्स हमारा होता है एलियम सेटिममलिन, और इसकी फैमिली हमारी होती है लिलिएसिया, ठीक है। अब इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात करें तो जो लहसुन हमारा गार्लिक होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, साथ में इसमें कुछ हमारे इसेंशियल वोलेटाइल ऑयल और अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। बाकी इसके मेडिसिनल इफेक्ट के यानी कि मेडिसिनल यूजेस के बारे में बात करें तो ये हमारा डायबिटीज़ में, ड्यूडोसनल जो हमारे अल्सर होते हैं पेट के अंदर, जो हमारे ऊपर की ड्यूडनम होती है ना, ऊपर वाली गले के नीचे वाली फूट पर, उसमें कोई अल्सर हो गए, एपिलेप्सी हो गया या हाइपरटेंशन हो गया, तो इन प्रॉब्लम को ठीक करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। एपिलेप्सी हमारा वही एक तरह से दौरा वगैरह टाइप पड़ जाते हैं। इसके बाद इट प्रिवेंट लोअर कोलेस्ट्रॉल, हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है उसको प्रिवेंट करेंगे ये। क्लॉटिंग, ब्लड शुगर, ग्लूकोज लेवल, इनको प्रिवेंट करेंगे, क्लॉटिंग को। और उसके बाद हमारी इम्यूनिटी को ये बूस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसके बाद बात करें तो ये एज अ एड की तरह डाइजेशन में काम करता है। एड्स हमारा एक तरह से एक सब्सटेंस होते हैं जो किसी चीज़ को प्रमोट करेंगे, तो एक तरह से डाइजेशन को ये ठीक करते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को बढ़ा देते हैं, साथ में ये हमारे ब्लड फ्लो को इंप्रूव कर देते हैं, और जो हमारी नॉर्मल इलनेस होती है, जैसे हमें फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, उसको बचाते हैं, क्योंकि लहसुन हमारा बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, तो सर्दियों में ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो यही थी सारी की सारी बातें हमारे इस पूरे से बड़े से टॉपिक के लिए। तो देखा जाए हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स कंप्लीटली कवर हो गया। अब आपको ये बताना है कि वीडियो कैसी लगी, भाई समझ आया या नहीं आया। हमने एक ही वीडियो में पूरा न्यूट्रास्यूटिकल्स कवर कर दिया। अब नेक्स्ट में हम हर्ब ड्रग इनके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स की डेफिनेशन लिखनी है, ये वीडियो आपको लाइक करनी है, दोस्तों के साथ शेयर करनी है, और उनको बताना है कि भाई अब से हमने जो है 6 सेमेस्टर रेगुलर कर दिया है। तो जो कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, जो भी नोट्स चाहिए आप यहाँ बता सकते हो। बाकी इसके जो नोट्स हैं वो हमारी वेबसाइट carewellfarmer.in पर जो नए वाले हैं वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे पुराने वालों से, और बहुत जल्दी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर, अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।